नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का 8 की बात में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 8 बज गए हैं और शुरुआत करते हैं भतीजे से मोह भंग, चाचा अब किसके संग। जी हां, अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों के बीच कल देर शाम शिवपाल यादव ने मुख्यमंत्री आवास पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बताया ये जा रहा है कि दोनों के बीच में करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। शिवपाल यादव के जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और जेपीएस राठौड़ सीएम आवास पहुंचे। अब इस मुलाकात के मायने क्या हैं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सीएम से मुलाकात करने से पहले उन्होंने विधायक के रूप में शपथ भी ग्रहण किया। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों दिल्ली गए शिवपाल सिंह यादव भाजपा के शीर्ष नेताओं से भी मुलाकात कर चुके हैं और जल्द ही और भी नेताओं से भी उनके मुलाकात के कार्यक्रम बताए जा रहे हैं और भी नेताओं से उनके मुलाकात हो सकते हैं। ये तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन देखिए, जब सीएम योगी आदित्यनाथ से शिवपाल यादव की मुलाकात हुई उसी दरमियान की ये फोटो आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इससे पहले खबर ये कि दिल्ली में भी एक बड़े नेता से भारतीय जनता पार्टी के मुलाकात कर चुके हैं शिवपाल सिंह यादव। अब इसके मायने क्या है, इस तस्वीर के मायने क्या हैं? क्या कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं शिवपाल सिंह यादव? जल्द ही कुछ ऐसा करेंगे जिससे सभी चौंक जाएंगे? इस तरह की बातें सियासी गलियारों में चल रही हैं। ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है तब जबकि उनकी नाराजगी चल रही है अखिलेश यादव के साथ में। आपको याद होगा, पहले विधायक दल की बैठक में उनको नहीं बुलाना, उसके बाद जब सहयोगी दलों की बैठक हुई तो उस बैठक में उनको बुलाया गया, वो उस बैठक में शरीक नहीं हुए। हालांकि ये पुरानी तस्वीर बताई जा रही है। जब उनकी मुलाकात हुई 20 मिनट तक बातचीत चली है और 20 मिनट में जो बातचीत हुई होगी, किन किन मसलों पर बात हुई होगी, क्या चर्चा हुई होगी सीएम योगी के साथ में, बड़ी बातें क्या रही है आपको बता रहे हैं। अखिलेश से नाराजगी के बीच सीएम से मुलाकात हुई है शिवपाल सिंह यादव की। 20 मिनट तक दोनों नेताओं की बातचीत हुई आपस में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से भी मिले सीएम योगी। शिवपाल सिंह यादव के बाद जेपीएस राठौड़ से भी देर रात सीएम आवास पर मुलाकात हुई है योगी आदित्यनाथ की। और शिवपाल यादव सीएम योगी से जब मिले तो उसके बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाएं इस बात को लेकर है कि क्या शिवपाल सिंह यादव के मन में कुछ चल रहा है, कुछ बड़ा कदम वो उठा सकते हैं। जैसे कि शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा है, उन्होंने कहा कि जल्द ही बताऊंगा आपको कि क्या बड़ा मैं करने वाला हूं, मेरा अगला कदम क्या होगा, जल्द ही तस्वीर साफ होगी, कुछ बड़ा फैसला मैं ले सकता हूं, ये भी शिवपाल सिंह यादव ने कहा है। और इसी बीच में चर्चा इस बात को लेकर कि जो समाजवादी कुनबा एकजुट दिखाई दे रहा था, एक साथ दिखाई दे रहा था, चुनाव के पहले भी, चुनाव के बीच में भी, चुनाव खत्म होने तक, वो कुनबा आखिर इस तरीके से बिखरता हुआ एक बार फिर से क्यों नजर आ रहा है? शिवपाल सिंह यादव की जो शिकायत है, जो नाराजगी है, उसको दूर आखिर क्यों नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश यादव? कई तरह के सवाल हैं। और शिवपाल सिंह यादव सहयोगी दलों की बैठक में नहीं पहुंचे, उसके बाद उनसे रिएक्शन भी लिया गया, उनसे पूछा गया कि सहयोगी दलों की जब बैठक बुलाई गई है तो उस बैठक में आखिर आप क्यों नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि इस मसले पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं। उसके बाद अचानक से वो दिल्ली पहुंचे, मुलायम सिंह यादव से उन्होंने मुलाकात की, वहां पर अपनी पीड़ा बताई और दिल्ली में ही भाजपा के एक शीर्ष नेता से भी उनकी मुलाकात हुई है, ऐसी भी खबर निकल करके बाहर आई। और दिल्ली से जब वापस वो लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में उनकी मुलाकात हुई। 20 मिनट तक उनकी मुलाकात चली और इस 20 मिनट की मुलाकात में क्या बात हुई है, अब चर्चाएं इसी को लेकर शुरू हो गई हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव को झटका देने वाले हैं शिवपाल सिंह यादव? क्या अखिलेश का साथ वो छोड़ देंगे? क्या अखिलेश को झटका देंगे? और शिवपाल सिंह यादव का अगला कदम क्या होने वाला है? अगर अखिलेश का साथ वो छोड़ते हैं तो किसके साथ वो जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। और अगला कदम क्या होने वाला है शिवपाल सिंह यादव का, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। चुनाव के दौरान आपने देखा हर चुनावी जनसभा जहां जहां पर भी जरूरत पड़ी वहां पर शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ में नजर आए। चुनावी मंच से भी कई दफा उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही, लेकिन जैसे ही नतीजे सामने आए, हार हुई समाजवादी पार्टी की और उसके बाद देखिए किस तरीके से खटपट शुरू हो गई है। हालांकि ये नाराजगी शिवपाल सिंह यादव की सीट बंटवारे के वक्त से ही चली आ रही है, उसके बाद अब सब कुछ सबके सामने आ गया है। देखिए, शिवपाल यादव की नाराजगी को टाइमलाइन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, वक्त वक्त पर कैसे नाराजगी उभर करके सामने आई है शिवपाल सिंह यादव की। 26 मार्च शिवपाल को सपा विधायक दल की बैठक में बुलाया नहीं गया और 26 मार्च को ही अखिलेश यादव को विधायक दल का नेता चुन लिया गया
और फिर उसके बाद 27 मार्च को शिवपाल इटावा में एक धार्मिक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे, वहां पर शामिल हुए। और उसके बाद 28 मार्च को नाराज शिवपाल यादव मुलायम से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच गए और 28 मार्च को मुलायम से मिलकर के शिवपाल ने अखिलेश से नाराजगी की बातें उनको बताई और 28 मार्च को ही लखनऊ लौटने की खबर मिली, लेकिन वो फिर से इटावा चले गए। और फिर 29 मार्च की तारीख है जब विधानसभा में सभी विधायकों के साथ शपथ ग्रहण नहीं किया शिवपाल सिंह यादव ने। और 29 मार्च को ही सपा सहयोगियों की अखिलेश यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें सभी साथियों को मौजूद रहना था। और 29 मार्च को चिट्ठी में शिवपाल का नाम अखिलेश ने सबसे ऊपर लिखा। और 29 मार्च सहयोगी दलों की बैठक में शिवपाल यादव शामिल नहीं हुए। और 30 मार्च की तारीख है, इटावा से लखनऊ पहुंचकर शिवपाल ने विधायक पद की शपथ ली। और 30 मार्च देर शाम शिवपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की है। और 30 मार्च को ही शिवपाल ने यह भी कह दिया कि वो जल्द ही अपने अगले कदम के बारे में सबको जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि अपने अगले कदम का ऐलान वो जल्द ही करेंगे। अब उनका अगला कदम क्या होने जा रहा है, अगला स्टेप उनका क्या होगा, राजनीतिक तौर पर ये सवाल सबसे बड़ा हो जाता है। और यूपी की सियासत के लिहाज से भी ये सवाल सबसे बड़ा है कि अगला कदम उनका अखिलेश को झटका देने वाला नहीं है या फिर अखिलेश को झटका देने वाला हो सकता है। अगर अखिलेश को झटका देंगे तो किसके साथ जाएंगे शिवपाल सिंह यादव, ये बहुत बड़ा सवाल है। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं लखनऊ से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनुभव, ये पूरी तस्वीर हमने दर्शकों के सामने रख दी है। 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक की दरमियानी रात तक क्या कुछ घटा है उत्तर प्रदेश में, शिवपाल सिंह यादव के मूवमेंट क्या रहे हैं, वो पूरी जानकारी हमने दे दी है। अब आपको नजर क्या आ रहा है, जिस अगले बड़े कदम के बारे में जिक्र शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं, वो बड़ा कदम क्या हो सकता है शिवपाल सिंह का? देखिए, इस बात के संकेत तो उन्होंने कल ही दिए जब वो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कमरे में पहुंचे थे और शपथ ली थी विधायक की। उसके बाद जब वो बाहर निकले, मीडिया ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार करिए, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बड़ा कुछ करेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा इंतजार करिए। और उसके बाद शाम को तकरीबन 7:30 बजे के आसपास वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने 5KD जाते हैं और बिल्कुल सिर्फ एक गाड़ी लेकर जाते हैं। कोई सुरक्षा व्यवस्था जो उनके साथ है उसको भी लेकर नहीं जाते, कोई सुरक्षाकर्मी भी नहीं होता। और वहाँ पर ये मुलाकात 20 मिनट तक चलती है। उसके बाद से अब चर्चा और तेज हो गई। देखिए, चर्चा तो तब से शुरू हुई जब यहाँ शपथ ग्रहण होना था, 2 दिन का कार्यक्रम जारी किया गया था और शिवपाल यादव यहाँ नहीं थे बल्कि वो दिल्ली में थे। तभी से चर्चा शुरू हो गई कि शायद जो नाराज़गी है शिवपाल यादव की चाचा की भतीजे अखिलेश यादव से, उसका कुछ असर होगा और उसका एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पर वो दिल्ली में रहे, फिर इटावा चले गए, इटावा से फिर लौटे तो कल शपथ ग्रहण की और उसके बाद जब मुख्यमंत्री से मिले तब ये साफ तौर पर अब चर्चा और तेज है कि जल्द ही बड़ा कदम शिवपाल यादव उठाएंगे। और नाराज़गी तो उनकी तब से है। पहले उन्होंने खुद कहा कि 60 सीटें उन्होंने बनाकर दी थी कि किन किन 60 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार लड़ाना चाहते हैं। अखिलेश यादव से मिले तो वो सीटें 40 हो गई, फिर मिले तो 20 हो गई और फिर आखिरी में शिवपाल यादव ने मन मारकर सिर्फ एक सीट पर समझौता किया और वो सीट भी उनकी अपनी सीट है, जसवंत नगर की सीट है। वहाँ शिवपाल यादव सपा के सिंबल पे लड़ते, नहीं लड़ते, अकेले लड़ते, तब भी वो सीट उनको मिलती। लेकिन सिर्फ इसलिए जो बार बार वो कहते थे कि अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए हमने समझौता कर लिया है। उनके तमाम करीबी लोग जिनको टिकट नहीं मिला, खुद उनके बेटे आदित्य को टिकट नहीं मिला, तो नाराज़गी तो तब से है। अब नाराज़गी धीरे धीरे और बढ़ती गई। भाई, आप सारे विधायकों को बुला रहे हैं लेकिन आप ही के सिंबल से जीते आपके चाचा शिवपाल यादव उस बैठक में नहीं बुलाए जा रहे हैं, तो नाराज़गी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। चाचा की तो और बढ़ेगी। चाचा कहते हैं कि मैंने तो पार्टी को खड़ा किया, मैंने तो नेताजी के साथ मिलकर काम किया। तो ये बातें हैं जिसको लेकर शायद पहले एक फिर 2 जहाँ जहाँ अनदेखी हुई वही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब शायद शिवपाल यादव की नाराज़गी पूरी तरह से खुलकर सामने आ गई है। अब आखिरी में क्या किया कि लास्ट दिन वो 4 लोगों को जब बुलाया, चारों सहयोगियों को, तो शिवपाल यादव को नाम की भी चिट्ठी जारी कर दी और कहा कि आप भी आइए, लेकिन खुद शिवपाल यादव उस बैठक में नहीं गए। तो इससे साफ तौर पर पता चलता है कि नाराज़गी बहुत ज़्यादा है और कोई बड़ा कदम शिवपाल यादव उठाएंगे। हमारे पास जो जानकारी है कि दिल्ली में बीजेपी के बड़े आ गई है, वो कई वक्त तक तो मन में दबा करके रख रहे थे नाराज़गी को, लेकिन अब वो सबके सामने है। वो टीस जो है शिवपाल सिंह यादव की वो बाहर आ गई है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि आखिर चाचा की अनदेखी अखिलेश यादव कर क्यों रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका पूरी जानकारी के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं, आगरा से बड़ी खबर है। दौसा महिला डॉक्टर खुदकुशी को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर चले गए हैं। आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल रहेगी। निजी अस्पताल, क्लिनिक और पैथोलॉजी में काम नहीं करेंगे डॉक्टर भी मरीजों का इलाज नहीं करेंगे, ऐसी खबर है। और 24 घंटे के लिए इमरजेंसी सेवाएं भी ठप रहेंगी। आप सोचिए जो मरीज हैं उनको कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। दौसा महिला डॉक्टर खुदकुशी को लेकर हड़ताल पर डॉक्टर हैं। आज सुबह 6 बजे से लेकर के कल सुबह 6 बजे तक का इनका वक्त है हड़ताल का। निजी अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी में काम नहीं होगा और इसके साथ ही डॉक्टर भी मरीजों का उपचार नहीं करेंगे, इलाज नहीं करेंगे। ये बड़ी जानकारी है। और 24 घंटे के लिए इमरजेंसी सेवाएं भी ठप रहेंगी। 24 घंटे के लिए इमरजेंसी की जो सेवाएं हैं वो ठप रहेंगी, वो बाधित रहेंगी। और इससे जो मरीज हैं उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसका अंदाजा आप लगाइए। आज सुबह 6 बजे से इनकी हड़ताल की शुरुआत और कल सुबह 6 बजे तक ये हड़ताल चलती रहेगी। निजी अस्पताल, क्लिनिक, पैथोलॉजी ये सब नहीं चलेगा, काम नहीं होगा। यहाँ पर डॉक्टरों ने साफ तौर से कह दिया है कि वो 24 घंटे काम नहीं करेंगे, इमरजेंसी सेवाएं ठप रहेंगी। और ये पूरा मामला है दौसा के एक हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत हो गई थी, जिसके बाद से पूरा मामला गड़बड़ाया है या फिर बढ़ा है। इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद हंगामा शुरू हुआ। मौत के बाद महिला डॉक्टर पर हत्या का केस दर्ज हुआ था और केस दर्ज होने के बाद परेशान थी महिला, जिसके बाद अब देखिए आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर डॉक्टर हैं। दरअसल राजस्थान के दौसा में प्रसव के दौरान एक महिला मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद महिला डॉक्टर पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया और उसी के बाद महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड कर लिया। महिला डॉक्टर केस दर्ज होने के बाद परेशान थी, जिसके बाद खुदकुशी की। अब डॉक्टर इसी पूरे मामले पर गुस्से में हैं और हड़ताल पर चले गए हैं। मौत के बाद देखिए सुसाइड जब किया उसके बाद से ही लगातार गुस्से में और डॉक्टर दिखाई दे रहे, साथ ही जो डॉक्टर्स हैं वो गुस्से में हैं। महिला डॉक्टर केस दर्ज होने के बाद से ही परेशान थी, उसके बाद ये बड़ा कदम उठाया और हड़ताल का जो वक्त है वो भी हमने आपको बता दिया है। इससे जो मरीज हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और चलिए इसी पर आगरा से हमारे सहयोगी नितिन जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। नितिन, कैसी तस्वीर वहां की आज रहने वाली है और इससे जो मरीज है उनको कितना असर पड़ेगा, ये जरा आप बताइए। क्या कह रहे हैं डॉक्टर्स वहां के? देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राजस्थान के दौसा के आनंद हॉस्पिटल में एक प्रसूता की डिलीवरी के दौरान मौत होती है, 302 का मुकदमा दर्ज कराया जाता है और जो वहां डॉक्टर अर्चना शर्मा खुदकुशी कर लेती हैं, उसके बाद आईएमए आगरा ने ये फैसला किया है कि 24 घंटे की पूरी तरह से वो हड़ताल रखेंगे। और ऐसे में सवाल ये उठता है जो गंभीर रोग से पीड़ित मरीज हैं, इमरजेंसी केसेज हैं, उनका कैसे इलाज होगा। मैं इस समय उपाध्याय हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ और हमारे साथ आईएमए आगरा के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव उपाध्याय वो मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कहते हैं डॉक्टर तो भगवान होते हैं, डॉक्टर का काम ही लोगों को इलाज देना होता है, उनकी जान बचाना होता है, और आप हड़ताल कर देंगे तो ये तो फिर तो कैसे मानवता कैसे बचेगी? बहुत सारे सीरियस केसेस पहुंचे। अब देखिए एक डॉक्टर 14 साल की तपस्या के बाद डॉक्टर एमडीएमएस बनता है और वो जीवन रक्षक है, जीवन बचक नहीं है। किसी भी तरह से इस तरह की जो बीमारी होती है, बच्चा होता है उसमें पीपीएच नाम की बीमारी होती है, उसमें किसी की भी जान जा सकती है, हमारे परिवार में भी जाने गई है। तो ऐसा थोड़ी कि आप डॉक्टर को मार दोगे, कोई तो एक संदेश जाएगा कि डॉक्टर भी आप लोगों के लिए सांकेतिक हड़ताल कर लेते, एक मैसेज चला जाता। आपने तो पूरी तरह से कोई इमरजेंसी केसेस भी आप नहीं लेंगे। आज सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू हुई है और कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे की हड़ताल। आगरा तो बहुत बड़ा मेडिकल हब है। आखिरकार डॉक्टरों की आवाज़ कब तक नहीं उठेगी? कितने लोग मरते रहेंगे? 250 लोग मर चुके हैं अभी तक, डॉक्टर 250 मारे जा चुके हैं इस तरह से। तो कब तक हम लोग इसका बर्दाश्त करते रहेंगे? तो क्या रहने वाला है इस हड़ताल का स्वरूप, क्या रहने वाला है? हमारा स्वरूप ये है कि आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक पूरी 24 घंटे की संपूर्ण हड़ताल है। कोई एडमिशन नहीं होगा, कोई भी ओपीडी नहीं होगी, कोई भी इलाज नहीं होगा, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं चलेंगे। और आज 12 बजे से हमारी मीटिंग है आईएमए भवन में। 12 बजे से मीटिंग करने के बाद 5 बजे हम लोग एक जुलूस निकालेंगे जो कि आईएमए भवन तोताताल से शुरू होता हुआ शहीद स्मारक संजय पैलेस पे जाएगा। वहाँ हम अपना शोक सभा करेंगे, उसके बाद ज्ञापन देंगे। यहाँ डॉक्टर अर्चना शर्मा ने खुदकुशी की क्योंकि एक कहा जाए एक महिला की डेथ हुई डिलीवरी के दरमियान राजस्थान के दौसा के लालसोट में, और उसके बाद किस तरीके से 302 का मुकदमा दर्ज कराया जाता है, अर्चना शर्मा सुसाइड करती है। तो आईएमए आगरा के बैनर तले करीब 1500 यूनिट हैं जिसमें तमाम हॉस्पिटल्स हैं,
क्लिनिक हैं, नर्सिंग जो होम्स हैं, तमाम जो इमेजिंग सेंटर्स हैं। तो कुल मिला के कहा जाए आज सुबह 6 बजे से हड़ताल शुरू हो गई है और किस तरीके से क्या हॉस्पिटल के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ तीमारदारों का, पेशेंट्स, तमाम जो मरीज होते हैं वहाँ बड़ा कहा जाए एक तरह से जमावड़ा रहता है, तमाम लोग का आवागमन रहता है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट रहता है। आज पूरी तरह से सन्नाटा सा पसरा हुआ नजर आ रहा है। ये आगरा के एक अस्पताल का नहीं, आगरा के तमाम अस्पतालों का हाल है। और ऐसे में सवाल यही है कि अगर कोई भी एक्सीडेंटल केसेज, इमरजेंसी केसेज अगर हॉस्पिटल्स में पहुंचते हैं तो उनका इलाज कैसे होगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है आज पूरी तरह से सरकारी मशीन, उनका इलाज कैसे होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका भी ख्याल डॉक्टर्स को रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नितिन पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें वहां के दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, नवरात्र पर पूर्वांचल को मिलेगा बड़ा तोहफा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नवरात्र पर पूर्वांचल को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। 2 अप्रैल से शुरू होगी वाराणसी से वैष्णो देवी की फ्लाइट और 1.5 घंटे में वाराणसी से कटरा पहुंच सकेंगे लोग। सप्ताह में 3 दिन हवाई सुविधा मिलेगी। ये बड़ी जानकारी है। नवरात्र पर पूर्वांचल के लोगों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। 2 अप्रैल से शुरू होगी वाराणसी से वैष्णो देवी की फ्लाइट और देखिए ये जो है 1.5 घंटे में वाराणसी से कटरा पहुंच सकते हैं जो श्रद्धालु, जो लोग हैं उनके लिए सहूलियत वाली ये खबर है। पूर्वांचल के लोगों के लिए सप्ताह में 3 दिन हवाई सुविधा मिलेगी, हवाई सेवा मिलती रहेगी सप्ताह में 3 दिन और साथ ही साथ वाराणसी से कटरा पहुंचने में 1 घंटे 35 मिनट का समय लगेगा। ये अहम जानकारी है और इसकी शुरुआत नवरात्र से होने जा रही है। नवरात्र के मौके पर ये बड़ा तोहफा है पूर्वांचल के लोगों के लिए। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ नितेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नितेश, ये देखिए पूर्वांचल के लोगों के लिए राहत वाली खबर है, अच्छी खबर है। अब जो जाना चाहते हैं कटरा उनके लिए सहूलियत होगी। हफ्ते में 3 दिन ये सुविधा मिलेगी। पूरी जानकारी दीजिएगा। जी दीपा, चूंकि धार्मिक शहर है काशी और काशी से जम्मू जब जुड़ेगा और मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु पूर्वांचल से हमेशा दर्शन के लिए जाते हैं और इस स्थिति में जब वाराणसी से जम्मू के लिए हवाई सेवा शुरू होगी, लगभग 1.5 घंटे 1 घंटे 35 मिनट का समय लगेगा। तो पूर्वांचल के लिए इस नवरात्र बड़ा तोहफा है, सरकार का बड़ा तोहफा है यात्रियों के लिए, यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए। आपको बताएं कि बीती 27 मार्च को वाराणसी से गोरखपुर के लिए यानी काशी से गोरखनाथ पीठ के लिए एक हवाई सेवा शुरू की गई है, जिसे यहाँ के पूर्वांचल के जो यात्री हैं वो खासा पसंद भी कर रहे हैं। तो धार्मिक शहरों को जोड़ने की जो सरकार की नीयति है वो कहीं ना कहीं योगी पॉइंट 2.0 में एक तरह से फलीभूत होती हुई दिखाई दे रही है और बनारस से वैष्णो देवी की, जम्मू की जो यात्रा है निश्चित तौर पर आने वाले समय में पर्यटन को नया आयाम प्रदान करेगी। चूंकि पूर्वांचल है और जिस तरह से नवरात्रि का मौका होता है तो देवी धामों में पूर्वांचल के लोगों की भीड़ ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो माँ विंध्यवासिनी का धाम हो अगर बात कर ले नज़दीक में, या फिर माता वैष्णो देवी का धाम हो। लोग जम्मू यात्रा के लिए जाते भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विमान सेवा है वो वरदान भी साबित होगी और धार्मिक यात्राओं का प्रदेश ये बड़ा संदेश भी प्रसारित करेगी। दीपा, लखनऊ से बड़ी खबर है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन शुरू होगा। 1 अप्रैल से रोडवेज बसों के संचालन को मंजूरी मिल गई है। आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया के लिए बसों का संचालन होगा और लखनऊ के आलमबाग बस स्टैंड से होगा बसों का संचालन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बसों का संचालन शुरू होगा। 1 अप्रैल से बताया जा रहा है कि रोडवेज बसों के संचालन को मंजूरी मिल गई है और आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया के लिए बसों का संचालन होने वाला है 1 अप्रैल से। बड़ी जानकारी यह है कि दिल्ली दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर उनको आभार व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी जानकारी है। पीएम और गृह मंत्री से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम बन सकता है। यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, संजीव गोंड, ब्रजेश सिंह भी दिल्ली में ही मौजूद हैं और पार्टी नेतृत्व से शिष्टाचार भेंट के अलावा केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात ये कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। दिल्ली दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जानकारी ये कि पीएम से भी और गृह मंत्री से भी वो मुलाकात कर सकते हैं और उनका आभार व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी मर्तबा डिप्टी सीएम बने हैं केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि सिराथू से वो चुनाव हारे, लेकिन उसके बाद भी डिप्टी सीएम का पद उनको दिया गया, जिसके बाद वो दिल्ली पहुंचे हैं और वहां पर जाकर के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात हो सकती है और वो आभार व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से
मुलाकात का उनका कार्यक्रम बन सकता है। हालांकि अभी तक ये पुख्ता जानकारी नहीं है कि पीएम और गृह मंत्री से वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन संभावनाएं बनी हुई हैं। ये कहा जा रहा है कि जब दिल्ली में उनकी मौजूदगी है तो हो सकता है कि पीएम और गृह मंत्री से वो मिल भी सकते हैं। बाराबंकी से बड़ी खबर है। बाराबंकी में डंपर और कार की भीषण भिड़ंत हो गई है। कार सवार 4 युवकों की हादसे में मौत की खबर है। प्रतापगढ़ के रहने वाले थे कार सवार और प्रतापगढ़ से लखनऊ की तरफ ये कार जा रही थी। लोनी कटरा थाना इलाके का ये मामला है जहां पर ये एक्सीडेंट हुआ और 4 युवकों की मौत की खबर है। प्रतापगढ़ के ये 4 जो युवक हैं वो रहने वाले थे, ये बताया जा रहा है, और प्रतापगढ़ से ये लखनऊ की तरफ जा रहे थे, इसी वक्त ये हादसा हो गया।